तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़। आज है 8 जनवरी और आज की फर्स्ट न्यूज़ हमें डिस्कस करनी हुई है कि अक्टूबर 2024 में मंथली एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सर्विस सेक्टर रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ $34 बिलियन। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक पर्टिकुलर मंथ में ही $34 बिलियन का अपने सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट करा है। नेक्स्ट में इसकी बात करी जाए तो दिसंबर 2024 के अंदर इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 कंट्रीज़ के ऊपर उनके थ्रू आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर, मतलब वो जो हमारी कंट्री में अपने एंगल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। बिकॉज उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अनरीजनेबली अफोर्डेबल हैं और उतनी ज़्यादा गुड क्वालिटी के होते भी नहीं। तो उसमें क्या होता है, एक अनफेयर प्ले बन जाता है इंडियन मार्केट्स पे, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग अवर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स, बट वो थोड़े हायर प्राइस के होते हैं, ऑफ कोर्स विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बट व्हेन displayed in the market, so people tend to choose the cheaper products। उसकी वजह से एक डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग एंड दोनों प्रोडक्ट्स को एट पार पे लाने के लिए उनके अफोर्डेबल प्राइस के गुड्स के ऊपर भी हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, ताकि जब वो मार्केट में आए तो उनका जो मार्केट प्राइस होगा वो एट पार ही होगा विद इंडियन प्रोडक्ट्स। सो देयरफॉर एक फेयर प्ले बने एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास अगर दोनों चीज़ें, दो प्रोडक्ट्स होंगे सेम अमाउंट के, बट आपको इंडियन प्रोडक्ट्स बेटर क्वालिटी में मिलेगा और आपकी सेंटिमेंट्स भी जुड़ेंगे, सो डेफिनेटली विल प्रेफर दैट ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल अगर कोई चाइना की तरफ जाना चाहता है तो एटलीस्ट एक फेयर प्ले बने। तो ये 5 कंट्रीज है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड वियतनाम। नेक्स्ट में इसकी तरफ चले तो आरबीआई प्रपोज्ड अ लुकअप फैसिलिटी फॉर आरटीजीएस एंड एनईएफटी। उसमें क्या होगा कि जो बेनिफिशियरी का नेम है, जैसे हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो हमें बेनिफिशियरी का नेम पता चल जाता है। ये चीज़ आईएमपीएस में पता चलता है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप इंस्टेंटली एक तरीके का यूपीआई ट्रांजेक्शन ही होती है, एकदम से आप पैसे भेज सकते हो, बट इट्स नॉट दैट पॉपुलर बिकॉज यूपीआई इज़ वे मोर कन्वीनियंट टू यूज़। अब एनईएफटी और आरटीजीएस क्या होता है, अब एनईएफटी में आप किसी को भी किसी बैंक में पैसे भेज सकते हो, लेकिन इसमें जो पैसे हैं वो आपके आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में पहुंचते हैं। आधे घंटे बाद वो प्रोसेस होगा और उसके बाद आधे आधे घंटे के बैचेस में, जो मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग एनईएफटीज कर रहे हैं, आधे घंटे बाद वो प्रोसेस होती है और विद इन अनदर हाफ एन आवर वो सेटल हो जाती है। ये इस पर लिमिट है कि आप इसमें एक्चुअली, हाँ इसमें लिमिट नहीं है बट आरटीजीएस में लिमिट होती है। इसमें एटलीस्ट ₹1 से लेकर आप जितने मर्जी चाहें तो तब तक एनईएफटी कर सकते हो, जितने बड़े अमाउंट तक। आरटीजीएस की बात करी जाए तो वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके अंदर आप मिनिमम 2 लाख रुपए की पेमेंट कर सकते हो और वो रियल टाइम में सेटल होगी एज द नेम गोज। एंड आरटीजीएस जो है वो एक ग्लोबल कंसेप्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ करा जाता है, बट एनईएफटी के नाम में ही नेशनल है तो ये एक नेशनल कंसेप्ट है। इसमें बेसिकली पैसा दूसरे बैंक में जाता है कैसे है, हमारा बैंक, आपका जो बैंक होगा वो एक पहले पैसे अपने फंड ट्रांसफर करता है आरबीआई को एंड देन आरबीआई से रूट होते हुए वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है। अभी तक इसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी कि अगर आप उसमें बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डाल रहे हो और दूसरे बैंक का है तो आपको उसका नाम नहीं पता चलता था। तो उस चक्कर में फ्रॉड्स हो जाते थे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई कंपनी है और आपका कोई वर्कर है, अकाउंटेंट है, और वो सबकी सैलरीज बांटता है, तो आपसे वो साइन करवाता है चेक्स के ऊपर। आप वो क्या करता है, उनका नाम लिख देता है और आपसे साइन करवा लेता है, बट अकाउंट नंबर अपना ही लिख देता है। तो अब आपको अकाउंट नंबर तो सबके नहीं याद रह सकते ना, तो आप देखते हो हाँ नाम सही है उस बंदे को, उसके अकाउंट में सैलरी चली जाएगी और आप साइन कर देते हो, बट इवेंचुअली वो जाते सारे पैसे अकाउंटेंट के अकाउंट में है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, जब आप बैंक्स को चेक देते हो या फिर अगर आप खुद भी कभी आप एनईएफटी आरटीजीएस करो मोबाइल बैंकिंग से, तो जब आप बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालोगे और किसी भी बैंक का हो, आपको उसका नाम पता चल जाएगा, सो दैट यू कैन कंफर्म कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर अकाउंट इसी पर्सन को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो इससे फ्रॉड से प्रिवेंट हो पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ ओवर $700 बिलियन। बहुत टाइम से 600 की लाइन में ही थे, एक टाइम तो बहुत कम था। दैट इज़ वाई 1991 में जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जो रिफॉर्म्स आए थे 1991 वाले विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उसका रीज़न ये था कि हमारे जो फॉरेस्ट रिजर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी हैड टू ओपन अवर गेट्स टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। तभी ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था। अब फॉरेन रिजर्व्स हमें चाहिए क्या होते हैं और फॉरेन रिजर्व्स में क्या क्या होता है। फॉरेन रिजर्व्स आरबीआई के अंदर होते हैं बिकॉज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स। अब फॉरेस्ट रिजर्व्स में आते हैं हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरे आते हैं हमारे पास गोल्ड आता है, देन कम्स SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एंड फोर्थ इज रिजर्व ट्रेंच इन IMF। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फॉरेन करेंसी एसेट्स, हमारे पास दूसरी करेंसीज वैसे भी इन जनरली पड़ी होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल कभी भी हमें उस कंट्री से ट्रेड करना हुआ तो हमें बार बार एक्सचेंज ही करवानी पड़ेगी हमारी करेंसी, उससे टाइम भी लगता है और उसमें कॉस्ट भी लगती है। जब भी आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो उसकी फी चार्ज होती है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग एवरी अदर टाइम, हम थोड़े से हर कंट्री के जो
करेंसी है वो अपने पास रखते हैं, मोस्टली यूएस रखते हैं, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी कीप गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक स्टैंडर्ड है, वो तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करी जाए तो दिस इज काइंड ऑफ अ कॉमन करेंसी जिसके थ्रू हम आईएमएफ से कोई भी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने जितनी समझने की कोशिश करी उससे मेरे को यही समझ आया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अब सारी कंट्रीज़ की तो करेंसी हम अपने पास नहीं रख सकते, तो आईएमएफ की जो भी मेंबर्स हैं हम क्या करते हैं, एसडीआर अपने पास रख लेते हैं कि अगर कभी भी हमें किसी पर्टिकुलर करेंसी किसी कंट्री से ट्रेड करना हो और अगर हमें उसकी करेंसी चाहिए तो हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के एक्सचेंज पे कोई भी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं विद आईएमएफ। अपार्ट फ्रॉम दैट रिजर्व ट्रेंच इन आईएमएफ है। अब आईएमएफ जैसे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, इनके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं ये उनको फीस कुछ प्रोवाइड करते हैं ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें लोन मिले, तभी तो वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उनको भी तो कहीं से फंडिंग मिलती है। बट सिमिलरली जैसे आरबीआई ने अपने मेंबर्स के लिए सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स बता रखी है कि आपको इतना रिजर्व रखना है, उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो अपना पैसा। तो सिमिलरली आईएमएफ के पास भी कुछ रिजर्व रखा जाता है कि अगर कभी कोई इशू होता है सो आईएमएफ इज देयर टू हेल्प यू आउट। तो वो वाला रिजर्व ट्रेंच वाला पोजीशन होती है। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या कहते हैं इसमें, हम जो हैं वो क्या बन चुके हैं, हम हमारी जो रैंक है ये 4th आई है। कौन कौन है इसमें, चाइना है, जापान है और स्विट्जरलैंड है हमारे ऊपर, उसके बाद हम चाइना आ रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट करी कि इसमें यूएस जैसी इकोनॉमी तो है ही नहीं। अब यूएस जैसी इकोनॉमी क्यों नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व है उसमें एक चीज़ आती है फॉरेन करेंसी एसेट्स। अब फॉरेन करेंसी एसेट्स में हम दूसरी करेंसी के एसेट्स हमारे पास रख रहे हैं, हम दूसरी करेंसी हमारे पास रख रहे हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, यूएस ही है, तो हमारे पास यूएस डॉलर्स है, चाइना के पास यूएस डॉलर्स है, लेकिन यूएस के पास यूएस डॉलर्स रखने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो इसलिए उनके फॉरेन रिजर्व्स कम है, उनकी इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं ना, उनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, उनको जब भी चाहिए वो अपने खुद के यूज़ ही कर सकते हैं, उनको कोई दूसरी करेंसी थोड़ी रखनी। सो दैट इज द रीजन व्हाई यूएस इज नॉट अमंग द टॉप 3। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यू एंड स्मॉल बिजनेसेस विल गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन जस्ट 3 days। अभी रिसेंटली वो जो पॉपकॉर्न वाली अपनी न्यूज़ सुनी थी ना कि उसमें इतने % जीएसटी लग गया पॉपकॉर्न वाला, बटर पॉपकॉर्न और सॉल्ट पॉपकॉर्न है, जो भी पॉपकॉर्न है। बट उस वाली मीटिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अब सिर्फ 3 दिनों के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी अगर आपका न्यू या स्मॉल बिजनेस है। नेक्स्ट बात करेंगे रूरल इंडिया के बारे में। तो अभी ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा एक डेटा दिया गया था, जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो अब इंक्रीज हो चुका है रूरल में भी और अर्बन में भी। रूरल में हो चुका है अराउंड 4,000 रुपीज़ और अगर अर्बन की बात करी जाए तो अराउंड 7,000 रुपीज़। अब ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे इस पर डिबेट हो सकते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ, कभी फिर दोबारा तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। अब आते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक पीआईबी के आर्टिकल के थ्रू बहुत सारी जो अपनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम धीरे धीरे और एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे पीएम किसान के बारे में, पीएम किसान 2019 के बारे में। जिस तरीके से आप करंट न्यूज़ के साथ ही अगर जब भी उसको पढ़ते हो तो उसका ईयर जब वो लॉन्च हुई थी वो अगर साथ ही बोलोगे एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे मेरे को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता रहा, अब मुझे याद हो गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में हुई थी, इसको 6 साल हो चुके हैं और अब दे आर प्लानिंग कि 6,000 को 12,000 कर दिया जाए एंड दिस द रिकमेंडेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट कमेटी। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे पहले एक्चुअली फार्मर्स ही बोल रहे थे कि भाई 6 साल हो गए आप 6,000 रुपये दे रहे हो, दिस इज नॉट फेयर ना। सो इसके अंदर 6,000 रुपये बेसिकली अभी मिलते हैं इन 3 ट्रांचेस, हर 4-4 महीने में 2,000 रुपये मिलता है, विच सीम्स टू बी वेरी अनफेयर बिकॉज दे आर एक्चुअली द पीपल हु नीड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हर महीने कितने ज़्यादा अलाउंसेज वैसे किसी को दे दिए जाते हैं। तो दैट्स माय पर्सनल व्यू। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अब इसके अंदर बेसिकली हमें प्रीमियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए कि एकदम रटा जाए, बिकॉज कभी भी अगर आपसे कोई पूछे तो ये तो मिनिमम चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो इसमें प्रीमियम की बात करी जाए तो 1.5% फॉर राबी, 2% फॉर खारिफ एंड 5% फॉर कैश क्रॉप्स। कैसे याद रखोगे, कैश तो भाई कैश क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप्स, उसके लिए तो 5% ज़्यादा ही देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट राबी और खरीफ की बात करी जाए तो राबी इज अ 4-letter word, therefore the premium is less 1.5%. Kharif is a 6-letter word, therefore premium is more, that is 4%, that is 2%. नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। आपको पता ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एग्रीकल्चर को पैसे नहीं देने, एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वेयर हाउसिंग हो सकता है, कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रैक्टर की कोई हार्वेस्टिंग की जो मशीन है उसके लिए यूज़ हो सकता है, इन सब के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके लिए आपको फंडिंग मिलेगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो निकाला गया है एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 की बात करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में, जिसके अंदर हमने डिजी स्टैक के बारे में बात करी थी। और अभी कल परसों ही जब शाहजी के विसर जो कि नाबार्ड के चीफ हैं, उन्होंने बताया था कि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिजी स्टैक के अंदर क्या क्या होता है। डिजी स्टैक के अंदर आता है एक तो फार्म होता है, देन कम्स फार्मर एंड देन कम्स लैंड क्रॉप सॉरी। तो फार्म से हो गया लैंड, फिर आ गया फार्मर, उसका हम केवाईसी करेंगे, और लास्ट हो गया हमारे पास क्रॉप के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तीन चीज़ों को जब आप साथ में लिंक करोगे दैट बिकम्स डिजी स्टैक। मतलब डिजिटली एग्री स्टैक की बात करेंगे, डिजिटल जो एग्रीकल्चर है उसका एक स्टैक बना दिया जाएगा। जैसे जनधन, आधार और मोबाइल है वो एक ट्रिनिटी है, आपस में सब कुछ लिंक्ड है, उसी तरीके से ये भी है। इसके लिए जो बजट है वो 2817 करोड़ रुपीज़ है। जो मैं काम करता हूँ बजट वगैरह रहने देता हूँ, वो आप वैसे भी नोट से पढ़ लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ई नाम की बात करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस की बात करेंगे, जहाँ पे मंडीज़ की बात करी जाएगी, ताकि जो फार्मर्स हैं और जो मेन कंज्यूमर है उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जाए। तो इसमें 1410 मंडीज़ है। नेक्स्ट बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी के बारे में। 2024 में स्कीम शुरू करी गई थी, और इसके अंदर क्या है कि जो विमेन SHGs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसमें विमेंस को ड्रोन सिखाया जाएगा और ड्रोन प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि वो ड्रोन के थ्रू एग्रीकल्चर में अपना कंट्रीब्यूट दे पाए एंड दे कैन ऑल्सो अर्न अ लाइवलीहुड आउट ऑफ दैट। तो ड्रिप इरिगेशन हो गया, या फिर किसी भी तरीके से ड्रोन का जो भी यूज़ करा जा सकता है, पेस्टिसाइड्स छिड़कने के लिए या फिर पानी छिड़कने के लिए, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसको जो ड्रोन से फुलफिल करी जा सकती है उसको विमेन के थ्रू करा जाए। तो यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करी जा सकती है। तो इसमें 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनेबल किया जाएगा और उनको प्रोवाइड किया जाएगा विद ड्रोन्स। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs। हमारा एक प्लान था कि 2020 से 2027 तक हमें 10,000 FPOs बनाना है, और उसमें ऑलमोस्ट 9,500 जो FPOs है वो बन चुके हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अब ये क्या होता है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स होता है दैट कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अवेल कर पाए, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ पाए। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उनको लोन ना लेना पड़े, बैंक्स और NBFCs के थ्रू वो लोन ले सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो उन एक फार्मर जो है उनमें से एक लीडर भी होता है उनका, जो भी ऑफकोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई तो होना चाहिए जो उसको लीड करे, जो उसको एक फॉर्म और उसको एक कंटेक्स्ट में रख सके, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने में उनकी हेल्प भी करता है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के अंदर अब बात करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट हमें यूज़ करें, कोई भी केमिकल और कोई भी ऐसी जो कि हार्मफुल चीज़ें उसको नहीं यूज़ करना। जैसे हमने कल भी बात करी थी सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो एक ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, और उसमें हमने फिश की बात करी थी, फिश इज़ नॉट अ वर्ड, फिश की बात करी थी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम नेशनल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो यहाँ पे साइंटिफिक बी कीपिंग की बात करी जाएगी, बिकॉज बी जो है वो भी एक पार्ट ऑफ आवर क्या कहते हैं उसे, फौना एंड फ्लोरा है, एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर एग्रीकल्चर। सो हनी, क्योंकि उससे हनी मिलती है, सो उसके लिए भी हमारे पास एक बजट है जो कि है 370 करोड़। एंड MSP की बात करी जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसके अंदर बेसिकली 22 क्रॉप्स और वन जो अलग से है वो होता है शुगर केन। उसकी बात करते हैं, शुगर के लिए FRP होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो चुका है 349%। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर देखोगे तो ये 10 साल का नंबर है। 2013-14 से लेकर अभी तक की बात करी जाएगी 2023-24 तक, इसके अंदर 350 ऑलमोस्ट 350% का हमने ग्रोथ देखा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो ग्रीन महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, और उसके लिए एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, मतलब उसको एक अच्छे से को ऑर्गेनाइज करा जा सके, उसका प्रबंध करा जा सके। जैसे शादी मुबारक में अनुष्का कपूर और रणवीर सिंह ने करा था, एक तरीके से उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करा जा सके एक कंट्रोल्ड मैनर में, और एक डिफरेंट अगर एंटिटी की तरह उसको ट्रीट करे जाएंगे तो प्रयागराज का जो नॉर्मल जो एरिया है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और एक अच्छे से उसको गवर्नेंस मिल पाएगी कुंभ के जो महाकुंभ का जो डिस्ट्रिक्ट होगा। तो उसके बारे में बात करी जाएगी तो वहाँ पे ग्रीननेस को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा अभी प्रमोशन करा जा रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स अगर बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गंदगी मचाएंगे। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस कि देखो यार गंदगी फैलाने से क्या क्या सिवियर हेल्थ रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग टू एनीवन, आप प्लीज़ ग्रीनरी का ध्यान रखें। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो भाषिनी की बात करेंगे। भाषिनी इज़ एन AI इनेबल्ड लैंग्वेज टूल। अब उस टूल को हम ई श्रम पोर्टल में इनेबल कर रहे हैं, सो दैट जो हमारे ई श्रम पोर्टल क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक पोर्टल है जिसमें वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। उसके अंदर अगर भाषिनी को हम इंस्टॉल कर दें तो जितने भी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो भी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, उन सब के अंदर जो बेनिफिशरीज है वो उसका
लाभ उठा पाएंगे और वो भी बहुत कन्वीनियंटली। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा एक और चीज़ बतानी है कि ई श्रम पोर्टल में जो भी रजिस्टर करता है उसको 2 लाख का सुरक्षा बीमा योजना भी मिलता है। सुरक्षा बीमा योजना की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर 2 लाख का प्रीमियम, 2 लाख का आपको कवर मिलता है एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस पे। अगर एक्सीडेंट के थ्रू अगर आपकी लाइफ चली जाती है या फिर आप फुल्ली डिसेबल्ड हो जाते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो परमानेंट डिसेबिलिटी में आपको 2 लाख का कवर मिलता है अगर आप जिंदा बच गए तो। और अगर आप पार्शियली डिसेबल हो जाते हो तो आपको 1 लाख का इसमें क्लेम मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करी जाए तो इसमें 20 रुपीज़ का प्रीमियम होता है, बट वो 1 साल के लिए यहाँ पे फ्री है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी बिकॉज उस आर्टिकल में जो आपने भी शायद देखा होगा उसमें लिखा था कि इट इज़ फ्री फॉर 1 ईयर, तो इस तरीके से लिखा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, NSO ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी निकाले हैं, जिसमें उन्होंने रियल जीडीपी का नंबर जो बताया वो है 6.4%। अब वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में मेरे को लगता है कि अभी भी कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जानी चाहिए। रियल जीडीपी नाम से पता चल रहा है कि वो रियल है, असली है। नॉमिनल जीडीपी नाम से पता चल रहा है कि नॉमिनल का मतलब होता है कि नाम की जीडीपी है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी जो है उसका बेस ईयर जो 2011-12 है वो वहाँ से कैलकुलेट करता है प्रोडक्शन। रियल जीडीपी जो होता है वो पिछले साल से प्रोडक्शन को कैलकुलेट करता है। अब इन दोनों को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझाता हूँ। 2011-12 में मान लो कि आपने 100 पेन मैन्युफैक्चर करे, एक पेन की वैल्यू थी 10 रुपये, तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आ गई प्रोडक्शन की वो आ गई 1000 रुपये। ठीक है, आज के टाइम में आप 100 पेन ही प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन अब जो पेन की वैल्यू है वो हो गई है 20 रुपये। तो अब आपकी जो टोटल प्रोडक्शन आ रही है वो 2000 रुपये आ रही है, पहले आ रही थी 1000 रुपये। क्या आपने एक्चुअली में ज़्यादा पेन प्रोड्यूस करे? क्या एक्चुअली में ग्रोथ हुई? क्या ग्रोथ तो नहीं हुई, ये तो बस इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, इस वजह से आपने प्राइस बढ़ा दिया, 10 रुपये का 20 रुपये कर दिया। बट आप पहले ही 100 पेन प्रोड्यूस कर रहे थे, आज भी 100 पेन प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले जो वैल्यू आ रही थी आउटपुट्स की वो आ रही थी 1000 और अब आ रही है 2000, तो देखोगे अरे वाह यार, हमारी तो टोटल जो ग्रोथ है वो 1000 से 2000 हो गए, हमने तो 100% ग्रोथ अचीव कर ली। बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं हुआ ना। ये जो मेजर है इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। बट जहाँ पर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं कि हाँ यार इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की हो गई, बट एक्चुअली में अगर आज के टाइम में देखें तो आज भी देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपये ही है। नहीं तो पहले देख लो तो पहले भी उसकी वैल्यू 20 रुपये होगी, तो मतलब वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आया। अब हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्शन कितना करा। क्या हम 100 रुपये से 100 पेन से 200 पेन बना पाए? अगर हम 200 पेन बना पा रहे हैं और वो आज 20 रुपये का है तो टोटल वैल्यू जो है वो 4000 हो गई। लेकिन हम प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ। तो जहाँ पर 1000 रुपये पहले 1000 रुपये की हमारी आउटपुट थी, आज 4000 रुपये की हो रही है, क्योंकि हम 200 पेन बना पा रहे हैं सारे सारे 20 रुपये के। लेकिन हम देखेंगे कि 200 पेन वो बने हैं और इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं कि पहले का 10 रुपये आज के 20 रुपये के मुकाबले है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब हमारा 100% का ग्रोथ हुआ है। दैट इज द डिफरेंस कि रियल जीडीपी टेक्स इनटू कंसिडरेशन इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन होने के बाद एक्चुअली में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दैट इज वाई जो चीज़ हम एक्चुअली में हमें हमारे लिए काम की है वो है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2025, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के इस वाले फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद हमारा क्या ग्रोथ रहेगा। तो 6.4 रहेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बता रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रही थी कि 6.5 रहेगा, आरबीआई ने बोला कि 6.6 रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो $3 बिलियन को 2 साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला सर बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली उनकी मोदी जी से मीटिंग भी हुई थी और जो उसमें एक टर्म है जो कि यूज़ किया गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका नाम था इंडिया AI फर्स्ट। तो इंडिया को AI में फर्स्ट लाना है और इंडिया को AI अभी आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो ऐसा सत्या नडेला सर का कहना था। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया और US are going to jointly manufacture interoperable sonobuoys for Navy। बेसिकली दिस एक इंस्ट्रूमेंट है जो अंडर सी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि एकदम डीप सी में जाकर वो ये चीज़ ऑब्जर्व करेगा कि अगर कोई और दुश्मन की शिप आ रही है तो उन्हें पता चल जाए। बेसिकली ये जो हो रहा है ये थ्रू एन इनिशिएटिव है जो कि 2022 में साइन किया गया था, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल है ना, हमें ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा कि हाँ भाई कोई भी अगर दुश्मन कभी भी अटैक कर दे, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिसेंटली इसके बारे में बात भी करी थी कि अभी रिसेंटली जब जेक सलीवन जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइसर है उनके साथ भी हमारी एक डील होनी थी, तो एक्चुअली उनका टर्म भी एंड होने वाला है। सो बिफोर एंडिंग हिज टर्म ही वांटेड टू मेक अ डील विद अस, तो ये भी ICET के बारे में हमने तब भी बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 प्रवासी भारतीय दिवस जो है दैट इज गोइंग टू किक ऑफ इन भुवनेश्वर, और के जो चीफ गेस्ट है वो होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और उनका जो नाम है वो है क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू।
मेरे को याद हो गया। तो क्रिस्टियन काला कैंगलू जो है वो यहाँ के हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अच्छा इससे पहले हम ये भी बात करें कि इसमें दो जो चीफ गेस्ट तो नहीं बट चीफ अवॉर्डीज़ जो फेमस अवॉर्डीज़ हैं उनका नाम है मिस्टर जगन्नाथ शेखर अस्थाना फ्रॉम रोमानिया एंड मिस्टर अभय कुमार फ्रॉम मालडोवा। नेक्स्ट बात करेंगे वी नारायणन सर की। वी नारायणन सर जो हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इसरो, succeeding on S. Somnath sir. So basically he is currently the director of Liquid Propulsion Systems Center. तो basically वहाँ एक ये डिपार्टमेंट है लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ था LPSC। इसके अभी डायरेक्टर हैं, ही इज गोइंग टू चेयर द इसरो वेरी सून। नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC बैंक इज टू अक्वायर अप टू 9.5% इन कोटक महिंद्रा बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दैट इज प्रीटी मच। मेरे को ऐसी न्यूज़ के बारे में ज़्यादा अंदर घुसने का पसंद नहीं, बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट इज़ गुड टू नो अबाउट, बट इसके अंदर कुछ है नहीं ना बताने के लिए, बस है तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बता सकते हैं कि अगर 10% से ज़्यादा, क्योंकि 10% की लिमिट होती है, 10% ज़्यादा करोगे तो आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन जाओगे, आप उसके अंदर एक की शेयर होल्डर हो गए। तो अभी 9.5 है, सो ही जस्ट वांटेड टू इन्वेस्ट, इट जस्ट वांटेड टू इन्वेस्ट इन दीज बैंक्स फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। अभी उसके अंदर कोई मैनेजरियल को इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए 10% से कम रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल गेट वोटिंग राइट्स जब भी इनकी कभी शेयर होल्डर की मीटिंग होगी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडोनेशिया ऑफिशियली बिकेम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है, और इसके अंतर्गत जो बैंक आता है वो आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इसी का ही पार्ट है ब्रिक्स कंट्रीज़ का। अभी रिसेंटली ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर कुछ एडिशन हुए हैं। कौन कौन से एडिशन हुए हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो है। इसके अलावा जो एडिशन हुआ है वो इंडोनेशिया की बात करेंगे। इंडोनेशिया के अलावा ईरान है, और फिर इजिप्ट है, इथियोपिया है एंड UAE है, ये है। तो अगर देखोगे तो ब्रिक्स के अलावा जो यहाँ पे मेंबर्स ऐड हुए हैं वो सारे वो है वोवल्स वाले हैं। EE इजिप्ट, इथियोपिया, II ईरान, इंडोनेशिया एंड फिर UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही पचकानी ट्रिक्स दिमाग में आई थी, तो फिर बट इट हेल्प मी रिमेंबर। तो जितना मर्जी पचकानी चीज़ हो, अगर इफ़ इट हेल्प्स यू देन इट हेल्प्स यू। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वाश के बारे में बात करेंगे। स्क्वाश में अनाहत सिंह जो हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैम है, 17 ईयर्स ओल्ड है, एंड शी हैज़ वॉन दी अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन इन इंग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट बहादुर सिंह सबू सर की बात करेंगे, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। That is it from my side. I hope you enjoyed the session, and thank you so much for listening to me. Now I'll take your leave, and in case you want to talk to me, then you can reach out to me on Telegram. The channel name is Cool School. वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में आप किससे पूछ लोगे, so they will guide you right through me. And apart from that, वो खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप डायरेक्टली उनसे भी बात कर सकते हो किसी भी रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी न्यूज़ के रिगार्डिंग, किसी भी अकाउंट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। वहाँ पे आपको बहुत ही एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाएगा हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम, एंड दे आर रियली इंटेलेक्चुअल, सो डू रीच आउट टू देम। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।